हरियाणा हॉट है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में? हरियाणा की सियासी उठापटक को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। हरियाणा चुनाव से जुड़ी जानकारी ये, आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन के संकेत दे दिए। बीजेपी को हराना हम सबका मकसद, ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। राहुल गांधी ने बयान दिया था और इसी को लेकर प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने दी है। कह रहे हैं उनके बयान का हम स्वागत करते हैं। हरियाणा के प्रभारी अध्यक्ष इस पर बात करेंगे और बातचीत के आधार पर आगे अरविंद केजरीवाल को जानकारी दी जाएगी, ये कहना है संजय सिंह का। राहुल गांधी ने सीधा कहा कि हरियाणा में अगर इंडिया ब्लॉक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो उससे फायदा होगा हमें, और इंडिया ब्लॉक का मतलब आम आदमी पार्टी के साथ वो लड़ना चाहते हैं। देखिए, उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी और किसान विरोधी राजनीति, नौजवानों के खिलाफ उनकी राजनीति को, महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है, निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस समय मौजूद हैं। दिल्ली से जैनेन्द्र कुमार और साथ ही दीपक रावत इस समय आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले जरा दीपक का ही रुख करते हैं और समझते हैं दीपक से कि कांग्रेस के साथ जाने को लेकर हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की नजर कहां पर होगी और किस तरीके की सहमति वो इस विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर कांग्रेस से चाहेगी? रोमाना, देखिए, आम आदमी पार्टी का सोर्सेज के लिहाज से मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी के नेता ये शुरू से ही चाहते थे कि हरियाणा में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़े, क्योंकि आम आदमी पार्टी को पता है कि संगठन भले उन्होंने वहां पर तैयार किया है लेकिन उसमें इतनी मजबूती नहीं है कि वहां पर अकेले दम पर सरकार बना सके या मुख्य विपक्ष के तौर पर पार्टी को अपनी सेट कर सके। तो सीधे तौर पर पार्टी के नेता ये सुगबुगाहट कर ही रहे थे। लेकिन अब जब कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी की तरफ से इस तरीके का बयान सामने आता है, उनकी बात सामने आती है, तो आम आदमी पार्टी के नेता भी उनके अंदर बात की जाए तो काफ़ी खुश हैं और वो चाहते हैं कि ये बातचीत की टेबल जल्द से जल्द शुरू हो जिसमें वो सीटों के बारे में चर्चा करें। हालांकि आम आदमी पार्टी सीटें ज़्यादा मांगेगी, ये आम आदमी पार्टी ने तय किया है। हालांकि कांग्रेस से ज़्यादा नहीं होंगी लेकिन 20 सीटों से कम तो नहीं मांगेगी और 20 सीटें कांग्रेस आम आदमी पार्टी को नहीं देना चाहेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस स्थिति में नहीं है। ये कांग्रेस मानती है हरियाणा में ज़्यादा सीटें जो हैं 50 से ज़्यादा सीटें तो इस वक्त कांग्रेस अपने खाते में रखना चाहेगी। लेकिन अब बात वहीं पर है कि दोनों पार्टियां कितनी सीटों पर मानती हैं। इतना ज़रूर है कि संकेत दोनों ही पार्टियों ने दिए हैं। आम आदमी पार्टी, जैसे मैंने पहले बताया, पहले से ही चाहती थी, अब कांग्रेस ने भी संकेत दे दिए। भूपेंद्र हुड्डा भी भीतर खाने कहीं ना कहीं बातचीत कर रहे थे सुशील गुप्ता से, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब उनसे थोड़ी देर पहले हमने बातचीत की कि संजय सिंह जो कह रहे हैं उसमें क्या सच्चाई है, तो उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने जो कुछ भी कहा होगा सोच समझ के कहा होगा। तो आप जो सुशील गुप्ता के बारे में जानकारी दे रहे हैं वो मैं बताती हूँ दर्शकों को। दरअसल संजय सिंह के समर्थन में हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष आ चुके हैं, जिसका जिक्र अभी दीपक भी कर रहे थे। दरअसल आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता और सुशील गुप्ता ने बड़ा बयान दिया। संजय सिंह ने जो कहा होगा वो सोच समझ कर ही बोला होगा, ये कहना है सुशील गुप्ता का। आम आदमी पार्टी 90 विधानसभा सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है। आप बहुमत से सरकार बनाने की तैयारी में है। गठबंधन का फैसला हाईकमान का होगा, ये सुशील गुप्ता की तरफ से जो कहा गया इस खास बातचीत में, जरा सुन लीजिए पहले। हमारे साथ हरियाणा से आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी हैं। सर, ये जो बड़ी बात निकल कर आ रही है, राहुल गांधी खुद ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ गुंजाइश देखनी चाहिए कि उनके साथ गठबंधन हो सकता है नहीं हो सकता है। आपने खुद, आप कैंडिडेट थे जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, आपने खुद गठबंधन में चुनाव लड़ा था। एज ए प्रदेश अध्यक्ष आप किस तरीके से देखते हैं कि गठबंधन होना चाहिए? देखिए, मैंने ये खबर सूत्रों के हवाले से देखी। जहाँ तक आम आदमी पार्टी हरियाणा यूनिट का सवाल है, हम 90 के 90 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ तैयारी कर रहे हैं। जहाँ तक हरियाणा यूनिट का सवाल है, हरियाणा यूनिट पूरी जी जान से मेहनत पे लगी हुई है और पूरी मेहनत के साथ 90 विधानसभाओं पर अपनी तैयारी कर रहे हैं।
हाईकमान की बात कर रहे हैं, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने तो सीधे तौर पर संकेत भी दे दिए, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि हम सबका मकसद है बीजेपी को रोकना, बीजेपी को हराना। तो ऐसे में हर गुंजाइश पर बात की जा सकती है। तो क्या इससे जोड़कर देखा जाए कि आप भी संभावनाएं तलाश रहे हैं गठबंधन की? संजय सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कुछ कहा है तो सोच समझ के कहा होगा। मैं उनकी किसी भी बात को हमेशा पूरी वेटेज देता हूँ, परंतु मुझे जो निर्देश हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने 90 की 90 विधानसभा सीटों पे पूरी तैयारी के लिए बोला हुआ है, ज़बरदस्त तैयारी के लिए किया है। बीजेपी की इस अहंकारी तानाशाही सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए हम पूरी मुस्तैदी से वहाँ पे लगे हुए हैं। और हरियाणा के अंदर अगर आज कोई तीसरा विकल्प है तो आम आदमी पार्टी है। हरियाणा के अंदर बीजेपी से लोग नफरत करने लगे हैं। अब सीधा मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। हालांकि आप खुलकर कुछ बताना चाह नहीं रहे हैं सर, लेकिन सवाल ये भी बनता है कि आपने लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक ही सीट आपको मिल पाई थी, हालांकि आपने मांगी तो ज़्यादा थी, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में अगर गठबंधन होता भी है तो आपकी तरफ से ज़्यादा सीटों पर रहेगा, कम सीटों पर रहेगा? कुछ तो आपने एक बनाया होगा, एक किस तरीके की स्थिति बनी? लोकसभा चुनाव के अंदर उद्देश्य अलग था। लोकसभा चुनाव में देश के संविधान को बचाना था, देश के लोकतंत्र को बचाना था। इस तानाशाही सरकार को जो अपने विरोधियों को जेल में डालना पसंद करती है, जो आज़ादी के मतलब को नहीं समझती, जिन्होंने जात और धर्म के नाम पे पूरे देश को बांट दिया, उस तानाशाह को रोकना था। जहाँ तक स्टेट के सवाल है, अब स्टेट का विकास करना है और हमारा मकसद है कि हम हरियाणा को भी बदलें और उसी मकसद में हम लगे हुए हैं। तो देखिए, अब बड़ी खबर ये आ रही है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के दौरान खुद राहुल गांधी ने प्रदेश के नेताओं से आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं को लेकर सवाल पूछे। कांग्रेस के सूत्र ये बता रहे हैं, राहुल गांधी हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हरियाणा में एक सीट दी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में अब तक दोनों दलों ने गठबंधन को लेकर किसी तरीके की कोई बातचीत तो नहीं की है। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने हरियाणा में गठबंधन का फैसला जो प्रदेश स्तर के नेता हैं उन पर छोड़ दिया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस समय मौजूद हैं। जैनेंद्र, राहुल गांधी जो हैं वो हरियाणा में गठबंधन को लेकर संभावनाएं, इस पर खुद सवाल पूछते हैं और फिर अंतिम फैसला जो है वो प्रदेश के नेताओं पर छोड़ देते हैं। लेकिन इस बीच क्या कांग्रेस के भीतर कुछ सहमति बन पाई है कि आखिरकार अगर गठबंधन होगा तो खुद कितनी सीटें और सहयोगियों के लिए कितनी सीटें रखी जाएंगी? इसको लेकर कोई नंबर सामने आ रहा है क्या जैनेंद्र? बिल्कुल भी नहीं रोमाना, कोई आधिकारिक तौर पर इस तरीके की कोई जानकारी नहीं दी गई है। राहुल गांधी ने कल देर शाम जो सीसी की बैठक कांग्रेस की हुई उसमें इंडिया गठबंधन की एकजुटता के मद्देनजर और वोट ना बटे इसके मद्देनजर अपने प्रदेश के नेताओं से पूछा हरियाणा के कि क्या आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि समाजवादी पार्टी भी हरियाणा में कांग्रेस से सीटें चाहती है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के नजरिए में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के तालमेल की संभावनाओं को लेकर के सवाल था। लेकिन देखिए, हरियाणा में 90 सीटें हैं, कांग्रेस के लिए खुद अपने घर में शांतिपूर्वक का टिकट बांटना जो है वो मुश्किल हो रहा है। जिस तरीके से हुड्डा कैंप है, शैलजा कैंप है या रणदीप सुरजेवाला का कैंप है, ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए सीटें छोड़ना या आम आदमी पार्टी के लिए सीटें छोड़ना आसान तो नहीं रहने वाला। जहां तक मैं समझता हूं और जो मेरी बातचीत हुई हरियाणा कांग्रेस में सूत्रों से, सूत्रों का मानना है कि आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस 5 से ज्यादा सीटें नहीं छोड़ पाएगी। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो एक सीट गुरुग्राम के बगल में एक सीट है, वो छोड़ी जा सकती है। तो इससे ज्यादा कांग्रेस के पास छोड़ने को है नहीं, क्योंकि माहौल कांग्रेस के पक्ष में बताया जा रहा है और हर सीट पर कई दावेदार हैं। रोमाना, आपने कुछ वक्त पहले इसी बुलेटिन में दर्शकों को बताया था कि 2500 से ज्यादा दावेदार हैं कांग्रेस के 90 सीटों पर। ऐसे में कांग्रेस के लिए खुद ये वो आंकड़ा था जिसको लेकर आपने और मैंने चर्चा की थी, है ना? 2556। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, रहिए हमारे साथ। देखिए, हरियाणा के लिए 34 उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने तय कर दिए हैं। कांग्रेस सीसी की बैठक में 49 सीटों को लेकर चर्चा हुई है।
जिसमें से 22 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया जाएगा, इस पर सहमति बन गई है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। बड़ी बात यह कि इस बैठक में यह भी तय किया गया 2 बार हार चुके नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा। आज भी हरियाणा पर कांग्रेस की मीटिंग, बची हुई 41 सीटों पर आज मंथन होना है। बुधवार को कांग्रेस की पहली लिस्ट आने की संभावना भी जताई जा रही है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। जैनेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जैनेंद्र, ऐसे में सवाल ये उठता है कि यहां पर तो कांग्रेस की तरफ से कल कुछ उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन कर लिया गया, करीब करीब तय कर दिया गया। बाकी बची 41 सीटों को लेकर आज मंथन हो जाएगा। तो फिर ऐसे में तो वो गुंजाइश गठबंधन वाली और मध्यम पड़ती हुई यहां पर नजर आती है। जैनेंद्र, नहीं, देखिए रोमाना, एक्सरसाइज तो सभी 90 सीटों के लिए कांग्रेस ने की हुई है और आम आदमी पार्टी ने भी 90 सीटों पर एक्सरसाइज की हुई है। लेकिन अगर गठबंधन की कोई सूरत बनती है, आम आदमी पार्टी अगर 5 सीटों पर राजी हो जाती है, जाहिर सी बात है कांग्रेस भी नहीं चाहेगी कि वोटों का बंटवारा हो, क्योंकि हमें ध्यान रखना होगा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलायंस से बीजेपी बहुत पीछे नहीं थी, लगभग बराबरी पर मुकाबला छूटा था। आम आदमी पार्टी के जो नेता है सुशील गुप्ता, वो कुरुक्षेत्र से लड़े थे, लगभग 30,000 वोटों से मात्र वो रह गए थे, और वो भी तब जब अभय चौटाला उसी सीट से तकरीबन 80,000 वोट ले गए थे। तो ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन में लोकसभा लड़ा, फिर भी बीजेपी ने बराबरी की टक्कर दी थी। यही वजह है कि ये सोच कांग्रेस में भी है, आम आदमी पार्टी में भी है। सीटों को लेकर के एक्सरसाइज चल रही है। 34 सीटें कल फाइनल हो गई हैं। बची हुई सीटों को लेकर फिर आज 6 बजे से बैठक है कांग्रेस सीईसी की, और उसके पहले स्क्रीनिंग कमेटी के मुखिया अजय माकन जो है वो भूपेंद्र हुड्डा और अन्य नेताओं के साथ मंथन कर रहे हैं। जो शाम की सीईसी की बैठक है उनमें किन नामों को लेकर के पैनल बना करके लेकर जाना है। तो टिकट को लेकर एक्सरसाइज अंदर खाने चल रही है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के साथ सीटों को लेकर बात बन जाती है तो संभव है कि कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ डिस्कस करके अलायंस की घोषणा करे और उसके बाद टिकटों का ऐलान करे, क्योंकि वैसे भी अभी नाम फाइनल जरूर हो जाएंगे लेकिन टिकटों का ऐलान नहीं होगा। नॉमिनेशन 5 तारीख से शुरू हो रहा है, 12 तारीख अंतिम दिन है, तो 12 तक तो समय है ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास। जी बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, इस बीच हरियाणा को लेकर बीजेपी की भी आज पहली लिस्ट सामने आने की संभावना जताई जा रही है। कल जेपी नड्डा और अमित शाह की मीटिंग हुई है। हरियाणा के बड़े नेता भी इस मीटिंग में मौजूद रहे हैं, और ऐसे में हरियाणा के लिए उम्मीदवारों की वो पहली लिस्ट बीजेपी की आज आ सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस समय मौजूद हैं। नीरज, जैसा कि जैनेंद्र बता रहे हैं कि कांग्रेस के खेमे में तो अभी कुछ समय लग सकता है वो पहली लिस्ट आने में, क्योंकि नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 12 सितंबर। ऐसे में बीजेपी क्या आज ही पहली लिस्ट आ सकती है, उम्मीदवारों की बाजी मार सकती है बीजेपी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने में? देखिए, रोज ये तय होता है कि आज हो सकता है पहली सूची आ जाएगी, लेकिन चीज़ें बढ़ जाती हैं आगे। जैसे कांग्रेस है वैसे ही भारतीय जनता पार्टी भी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। भाजपा की तरफ से भी स्ट्रेटजी यही है कि पहले कांग्रेस की लिस्ट आ जाए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी लिस्ट जारी करे। तो इधर इंतजार चल रहा है कांग्रेस की लिस्ट का, कांग्रेस में इंतजार चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का लिस्ट का। लेकिन इस बीच एक बात बता दूं कि कल रात में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह, कोर कमेटी के जो हरियाणा के सभी नेता मौजूद रहे, धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव देव और दूसरे नेता मौजूद रहे। थोड़ी देर की मीटिंग के बाद खुद गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा यहाँ से निकल गए, और बाकी जो छोटी टोली थी यानी कि हरियाणा कोर कमेटी के लोग वो बैठे रहे, और देर रात तक करीब 11:30 बजे तक वो लोग सीटों पर मंथन करते रहे। मेरी जो जानकारी है, अब तक 26 नाम ऐसे हैं जिन पर सिंगल हो गया है, यानी कि बिल्कुल फाइनल हो गया है। बाकी जो नाम है अभी भी उन पर काम चल रहा है। जैसे कल 3 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी में ज्वाइन कराया, अब उनको भी एडजस्ट करना है, उनमें से 2 को टिकट देना है। और नीरज मेरे साथ रहिए आप, मैं लौटूंगी आपके पास। और फिलहाल दीपक रावत और जैनेंद्र का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, क्योंकि अगली बड़ी खबर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये जाति जनगणना को लेकर है, और इसके समर्थन में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, मतलब योगी सरकार के मंत्री, एसबीएसपी प्रमुख ओपी राजभर सामने आए हैं। बड़ा बयान दिया है उन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जाति जनगणना होगी, ये कहना है ओम प्रकाश राजभर का। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पिछड़ों को लंबे वक्त तक लूटा, ये राजभर की तरफ से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है उन विपक्षी दलों को जो पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं किस तरीके से जातिगत जनगणना को लेकर सरकार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जातीय जनगणना होगी, क्या बात हुई है कुछ आपकी? हम 22 साल से कह रहे हैं कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए, तो लोग सत्ता में रहते हैं तो नहीं सुनते हैं। चाहे कांग्रेस सत्ता में रही तो नहीं नींद खुली, सपा बसपा सत्ता में थी तो नहीं नींद खुली, सत्ता से हटने के बाद नींद खुली है।
अब ये लोग जब सत्ता से बेदखल हुए तो चिल्ला रहे हैं। इन लोगों से सीखना चाहिए नीतीश जी से कि सत्ता में रहते हुए वो आदमी चाहे गलत ही सही चाहे सही जातिवाद जनगणना करा के अपने स्टेट में दिखा दिया। तब तो इन लोगों के पास पावर था तो नहीं करा पाए, अब बेमतलब का चिल्ला रहे हैं। हम तो बार बार कह रहा हूँ कि जातिवाद जनगणना एनडीए गठबंधन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही जातिवाद जनगणना होगी। अब देखिएगा जिस तरह महिला आरक्षण राजनीति में लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ, ये कांग्रेस बसपा सपा के लोग नहीं मिल के भी सरकार चलाए तब भी नहीं पास कर। उम्मीद लगती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातिवार आरक्षण कराएंगे और जिसकी जितनी संख्या हिस्सेदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जो आप लोग नारा लगाते हैं ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसी नारे पर अमल करते हुए वो लाभ भी उनको देंगे और वो लाभ देंगे तो राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है, हमारे विपक्ष के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विपक्ष के लोग उन गरीबों को सड़क पर ला करके देश बंद करने का काम किया जिनके हित के लिए लाभ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटे में कोटा, मतलब जो लाभ नहीं पा रहे हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। आज क्या है, ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग क्या चाह रहे हैं कि जो आज के तारीख में डीएम एसपी डीआईजी आईजी डीजीपी राज्यपाल मुख्यमंत्री राष्ट्रपति हो गया, उनके बेटा बेटी को आरक्षण मिले। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उनका जो हिस्सा उनको मिले, लेकिन जो हिस्सा लूट रहे हैं अपने भाई का, जो गरीब कमजोर हैं पिछड़े हैं, उनको भी बांट करके हिस्सा दिया जाए। तो ये लोग विरोध भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। तो ये बात जनता को हम लोग बताने के लिए एक अभियान चला रहे हैं, पोल खोलो, अब रैली करने जा रहे हैं। और इस बीच आरएसएस की जाति जनगणना वाले बयान को लेकर लालू प्रसाद यादव हमलावर हो गए। आरएसएस बीजेपी वालों से जाति जनगणना कराएंगे, ये कहना है लालू प्रसाद यादव का। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कान पकड़कर दंड बैठक कराकर जाति जनगणना तो कराएंगे, जाति जनगणना के लिए इन्हें मजबूर कर देंगे। ये हुंकार भर रहे हैं लालू प्रसाद यादव। आरएसएस बीजेपी वालों से जाति जनगणना करवा कर रहेंगे, मजबूर कर देंगे बीजेपी और आरएसएस को कि वो जाति जनगणना करवाए। लगातार चाहे लालू प्रसाद यादव हो, उनकी पार्टी हो, राहुल गांधी हो, उनकी पार्टी हो, अखिलेश यादव हो, उनकी पार्टी हो, कटघरे में मोदी सरकार को खड़ा करते रहे हैं कि सरकार जाति जनगणना के राह में रोड़ा बन रही है। और अब उसी को लेकर ये बयान लालू प्रसाद यादव का। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस समय मौजूद हैं। आप देख रहे हैं नीरज पांडे तो लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, और साथ ही पटना से प्रकाश कुमार भी इस समय हमारे साथ मौजूद है। जरा समझते हैं प्रकाश कुमार से, कल जिस तरीके से आरएसएस की तरफ से बयान आया और उसके बाद ये चर्चा तेज हुई कि बहुत मुमकिन है सरकार की तरफ से अब जाति जनगणना को लेकर कोई कदम, कोई ऐलान किया जाए। उसी के बाद लालू प्रसाद यादव का ये बयान सामने आना, ये श्रेय लेने की होड़ से जोड़कर देखा जाएगा बयान, प्रकाश कुमार? बिल्कुल रोमाना, ना ही सिर्फ श्रेय की बात है बल्कि आगे देखिए तो झारखंड में चुनाव होना है, बिहार में भी अगले साल चुनाव होना है। तो ऐसे में जाति आधारित गणना के आधार पर जो आरक्षण दी गई थी, उस आरक्षण के मुद्दे को भी भुनाने की पूरी कोशिश हो रही है। तो ऐसे में श्रेय कौन लेगा? जाहिर है कि नीतीश कुमार, चाहे वो एनडीए में रहे हो या महागठबंधन में रहे हो, मुख्यमंत्री वही थे और उन्हीं के समय में जाति आधारित गणना कराया गया, आरक्षण भी दी गई और उसी आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई और उस सीमा को लागू भी किया गया। ये अलग बात है कि हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो एक तरह से रस्साकसी है इस बात को लेकर के भी कि जाति आधारित गणना को संविधान के 9वीं सूची में नहीं डाला जा रहा है, जिसके ऊपर इन लोगों का आरोप है और ये धरना प्रदर्शन और इस तरह की बातें सामने हो रही है। वहीं जेडीयू का कहना है, विजय चौधरी जो मंत्री है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, हालांकि विधानसभा में भी यही बात कही थी उन्होंने, कि जब कानून ही नहीं है तो उसे 9वीं सूची में कहां से डाला जाए। तो अब श्रेय की राजनीति है और नीतीश कुमार इस मामले में कहीं आगे जा चुके हैं। तो ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले इस मुद्दे को इतना गरमाया जाए ताकि वो श्रेय इनकी पार्टी को भी कुछ मिल सके।
रोमाना। ठीक है, रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। नीरज पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, एक तरफ तो ये जो विपक्षी दल हैं बीजेपी के, उनकी तरफ से मांग की जाति जनगणना कराइए। इसके बाद कल हमने आरएसएस की तरफ से भी बयान देखा, और पिछले कुछ समय से लगातार विपक्षी दल, जिसमें आरजेडी, समाजवादी पार्टी और खासतौर से कांग्रेस पार्टी, खुद राहुल गांधी, जाति जनगणना तो होकर रहेगी, इस तरीके के बयान वो सदन में खड़े होकर देते हैं। कुल मिलाकर अब तस्वीर क्या बन रही है सियासी तौर पर जाति जनगणना को लेकर? सरकार क्या मन बना चुकी है? जाति जनगणना कराने का फैसला बहुत जल्द, क्या इसका ऐलान किया जा सकता है नीरज पांडे? देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि इसके बहुत सारे पॉलिटिकल आयाम हैं। संघ ने जो कल बात कही, रोमाना, बहुत स्पष्ट कहा उन्होंने कि संघ बहुत ज़्यादा जाति व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखता, वो सामाजिक उत्थान पर और देश के राष्ट्रीयता पर विश्वास रखता है। लेकिन उनका कहना एक और था, सुनील अंबेकर ने यह भी कहा कि यदि कोई जाति बहुत पिछड़ी है और उसको वाकई उत्थान की ज़रूरत है, तो जाति जनगणना के वो विरोध में नहीं है, लेकिन इसका राजनीतिक फायदा ना लिया जाए, इसका राजनीतिकरण ना किया जाए, तो ये भी कहते हैं। तो संघ इन सब चीज़ों से बहुत विरक्त है, और यही कारण है कि संघ के आप ज़्यादातर प्रचारक देखेंगे तो संघ के प्रचारक कभी अपना टाइटल नहीं लगाते। मोहन भागवत, कृष्ण गोपाल, दत्तात्रेय होसबोले, ये तमाम ऐसे नाम हैं जिनके नाम तो हैं, लेकिन उनके पीछे उनका टाइटल नहीं है, और वो टाइटल ना होने के पीछे का कारण यही है कि वो बहुत ज़्यादा जातीय व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखते। लेकिन उनका ये भी कहना है कि यदि समाज में कोई वर्ग बहुत पीछे रह जा रहा है तो उसको आगे लाने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, और इस पर काम करना चाहिए, लेकिन इसका राजनीतिक फायदा नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पर दूसरा पक्ष आता है कि सरकार करेगी या नहीं करेगी, ये सरकार को तय करना है, क्योंकि ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि सरकार इस पर पॉलिटिकल विल क्या लेती है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता इस बात का जिक्र मंचों से कर चुके हैं कि वो जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। तो इससे एक बात तो तय है कि केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं उसके लिए तैयार है, लेकिन वो मुहूर्त कब आता है ये देखने वाली बात बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका नीरज पांडे। प्रकाश कुमार, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा। मुख्यमंत्री बंगाल की ममता बनर्जी का संबोधन चल रहा है। যখনই এই ধরনের ঘটনা ঘটে আমার কলম দিয়ে লেখনী বেরোয়, দেখবেন একটি আমার কবিতার বই আছে, তার হেডিংটা আছে সে নেই। দিল্লিতে যখন অভয়াকাণ্ড হয়েছিল তার নামেই আমি ওই বইটি অর্পণ করেছিলাম। যতদিন এই তদন্তভার কলকাতা পুলিশের হাতে ছিল, মেয়েটি মারা গেছে 9 তারিখে, 9 আগস্ট। আমি সেদিন ঝাড়গ্রামে ছিলাম। তার ডেড বডি দাহ হয়েছিল রাত্রি 2:02 এরকম টেন্টেটিভলি নাগাদ, অর্থাৎ 3 তারিখ, এই 10 তারিখ। 12 তারিখে আমি নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়েছিলাম, এবং যেদিন মারা যায় সেদিনও আমি ফোনে তার বাবা মার সাথে কথা বলেছিলাম। আমাকে সিপি স্পটে ছিল, ধরিয়ে দিয়েছিলেন। আমি যখন গিয়েছিলাম নির্যাতিতর বাড়ি, তার আগে যিনি তদন্ত করছিলেন সেই অফিসারকে টোটাল অডিও, ভিডিও, সিসিটিভির ফুটেজ সব কিছু দিয়ে তার বাবা মার কাছে পাঠানো হয়েছিল, যাতে তারা সবটা জানতে পারেন, বাইরে প্রচার না করে। আমি যখন তার পরিবারের সাথে কথা বলি, তাদের আমি পরিষ্কার বলে এসেছিলাম, আজকে মঙ্গলবার, আজকে সোমবার, সম্ভবত আমি সোমবারই গিয়েছিলাম, সোমবার, যে আপনারা আমাকে রবিবার পর্যন্ত সময় দিন। যদি আমরা টোটাল তদন্ত করে সবাইকে অ্যারেস্ট করতে না পারি, যারাই যুক্ত, তাহলে আমি নিজে আগামী সোমবার, রবিবার পর্যন্ত দেখে আমি সিবিআইয়ের হাতে কেস তুলে দেবো। আমি নিজে গিয়ে বলে এসেছিলাম। তারা বলেছিলেন ঠিক আছে। আপনারা মনে রাখবেন, দ্রুত দোষীদের খুঁজে বার করার জন্য। तो आप सुन रहे हैं ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा में रेप के खिलाफ बिल पेश करते हुए अपनी बात रख रही हैं। ममता बनर्जी की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि कानून सख्त बनाना ये वक्त की जरूरत हो गया है। बलात्कार को लेकर सख्त कानून होना चाहिए, और ऐसे में कहीं ना कहीं कानून जो है, जो कहा जाता है कि साहब एक डेटरेंट के तौर पर कानून को काम करना चाहिए, मतलब कानून का डर होना चाहिए, और तभी अपराध पर लगाम लगेगी। इसीलिए पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है, यहाँ कानून को और सख्त कर दिया गया है। और आपको बता दूं कि ये जो सरकार की तरफ से विधेयक लाया गया है, इसमें पक्ष विपक्ष सब
सरकार के इस विधेयक को लेकर साथ हैं, कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से जानकारी मिल रही है। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को जो सैलरी नहीं मिली है उसका मुद्दा विधानसभा में गूंजा है। कर्मचारियों की सैलरी का मुद्दा विधानसभा में गूंजा। विपक्ष ने कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिलने का मुद्दा उठाया है। कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिलने पर चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली। विधानसभा में कर्मचारियों को सैलरी ना मिलने का मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया गया है और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर अब चर्चा की मांग कर रहा है। प्रदेश की आर्थिक हालत खस्ता, विपक्ष की तरफ से पहले भी इस तरीके के आरोप लगाकर सुक्खू सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है। हालांकि सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से कहा गया था कि माली हालत कोई ऐसी खस्ता हाल प्रदेश की नहीं है, लेकिन अब कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिल रही है, उसको लेकर विपक्ष आक्रामक। हिमाचल प्रदेश में ये पहली बार शायद ऐसी परिस्थिति आई कि कर्मचारियों को 1 तारीख निकलने के बाद, 2 भी निकलने के बाद और 3 तारीख भी निकलने के बाद अभी तक सैलरी नहीं मिल पाई। आर्थिक दृष्टि से हिमाचल दिवालियापन के कगार पर लगभग जो खड़ा होता दिख रहा है। विकास कार्य रुके पड़े हैं हिमाचल प्रदेश में और मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी के साथ इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि अगर प्रदेश में आर्थिक संकट है, इसको ठीक करने की जिम्मेवारी प्रदेश की है, ना कि केंद्र की है। ये बार केंद्र के ऊपर हर बात का आरोप लगाना, हर तरह से केंद्र को कोसते रहना, ये मुझे लगता है कि उचित नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का संकट, इसको लेकर कर्मचारी संगठन ने कड़ी आपत्ति जताई है। कर्मचारी महासंघ के महासचिव हैं कमल किशन शर्मा, कह रहे हैं कि पहली बार अब तक ऐसा हुआ है कि वेतन ना मिला हो। पहले 31 तारीख को ही वेतन मिल जाता था, लेकिन आज तो देखिए किस तरीके से 3 तारीख हो गई है महीने की और अभी तक वेतन नहीं आया है। कर्मचारियों को 1 या 2 तारीख को सैलरी मिल जाती थी, लेकिन इस बारी ऐसा नहीं हुआ। 1 तारीख को संडे था, इसलिए संडे की वजह से नहीं मिली और 2 तारीख को कर्मचारी को पूरी उम्मीद थी 2 तारीख को सैलरी मिल जाएगी। 2 तारीख को सैलरी ना मिलने की वजह से कर्मचारियों में भारी रोष है और परेशानी भी बहुत झेल रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों की बहुत सारी देनदारी होती है। अगर कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारी 15 और 20 तारीख के बाद ही 1 तारीख का इंतजार करना शुरू कर देता है। इस बारी 2 तारीख को सैलरी नहीं मिली तो लोगों में बहुत निराशा है। लोगों को यहाँ हमारे कर्मचारी साथियों ने यहाँ तक बताया कि हमारे पास तो केवल आज 50 रुपये हैं, तो हम सब्जी ले जाने लायक है ना दूध ले जाने लायक है। तो एक कर्मचारी ने तो यहाँ तक बताया कि आज उनने चाय भी जो है बिना दूध की पी, क्योंकि उनके पास दूध के लिए भी पैसे नहीं थे। खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां बीजापुर में एक बड़ा नक्सली इनकाउंटर हुआ है। बीजापुर में इस इनकाउंटर में 9 नक्सली मारे गए। मौके पर भारी संख्या की हथियारों की खेप जो है वो बरामद की गई है। इलाके में सर्च ऑपरेशन इस समय सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको दे रहे हैं छत्तीसगढ़ से आई है, जहां बीजापुर में ये बड़ा नक्सली इनकाउंटर, इसमें 9 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। बड़ी कामयाबी जो सुरक्षा बलों को मिली है, 9 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं और साथ ही भारी संख्या में हथियार जो हैं वो बरामद हुए हैं इन नक्सलियों के पास से। फिलहाल इस इलाके में अभी कोम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल इस पूरे इलाके को छान रहे हैं।